नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है निर्दयी बहू। आज बहुत दिनों के बाद नीलिमा अपनी माँ कमला जी से मिलने जा रही थी। उसकी माँ दिमाग की बीमारी से पीड़ित थी। फिर भी उन्हें देखने वह मायके ज्यादा नहीं जाती थी। वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता तो सब कुछ भूलकर आ जाया करती। उसके मायके में उसकी भाभी और भाई ही थे। नीलिमा अपने भाई से बड़ी थी। उसका एक 17 वर्षीय बेटा था। लेकिन भाई भाभी की शादी के 6 वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई औलाद नहीं थी। डरते डरते उसने मायके की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी कंचन कमरे से निकल कर आई तो उसे देखते ही पहले मुंह बना लिया, फिर फीकी मुस्कान की औपचारिकता पूरी की। नीलिमा ने कहा, भाभी माँ कहाँ है? अरे, आपकी माँ अपने कमरे में सोई हैं। क्या? हमेशा सूरज को भी मात देने वाली मेरी माँ अभी तक सोई है? तबीयत तो ठीक है? तेज कदमों से नीलिमा माँ के कमरे की तरफ दौड़ी। माँ माँ, तुम ठीक तो हो? चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। न जाने 6 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि माँ का शरीर टूट सा गया, एकदम बूढ़ी हो गई। तभी बेटी को देखते हुए कमला जी ने लेटे लेटे कपकपाते स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ। सफर करके बड़ी दूर से आई है। तेरी भाभी ने कुछ चाय नाश्ता दिया या नहीं? मेरा छोड़ माँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे, बुढ़ापा है, इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर कमला जी जैसे ही उठने लगी तो नीलिमा माँ का बाजू पकड़कर सहारा देने लगी ताकि माँ उठ सके। लेकिन जैसे उसने माँ को हाथ लगाया, कमला जी जोर जोर से चीखने लगी और वह दर्द से कराहने लगी। नीलिमा यह सब देखकर दंग रह गई। हाथ लगाने से ही माँ इतना चिल्लाने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। माँ मना करती रही लेकिन नीलिमा न मानी। उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाया और गौर से देखा तो उसका सर ही चकरा गया। पूरे बाजू पर लाल लाल निशान पड़े हुए थे, जैसे लग रहा था माँ को किसी ने जलाया है। माँ कैसे लगा? चौंकते हुए पूछा। कमला जी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। उसी समय कंचन आ गई, तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था तो बाजू के बल जा गिरी। ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा कि कमला जी अंदर ही अंदर कांप गईं। अपने भाभी के जवाब पर नीलिमा को यकीन कर पाना मुश्किल था। नीलिमा तुरंत गुस्से में उठी और अपने भाई से पूछा, माँ दर्द से करहा रही है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? क्या हाल बनाकर रखा है तुमने? पीछे पीछे उसके कंचन भी पहुंच गई और बोली, दीदी हमारे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं जो छोटे मोटे चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर दौड़ते रहें। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरा पड़ा है, मायके में नहीं। बहुत खर्च रहता है, माँ जी की दवा का खर्च। आपका क्या है, जीजा जी की सरकारी नौकरी है, ससुर की पेंशन अलग से बरसात हो रही है। नीलिमा की तरफ देखते हुए कंचन बोली, ऊपर से आए दिन कोई न कोई मेहमान भी टपक जाता है। भाभी के ताना सुनते ही नीलिमा का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने के बराबर लग रहा था। नीलिमा का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, पर माँ ही पुराने विचारों की थी। बेटी के घर रहना तो दूर, पानी पीना भी पसंद नहीं था। नीलिमा ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहां बिताया और जितना भी समय वह माँ से बतियाई, भाभी की पैनी नजर उन दोनों पर ही गड़ी हुई थी। नीलिमा ने महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ को इतना डरा धमका कर मजबूर किया गया है कि वह मुंह खोलने से भी डर रही है। नीलिमा को माँ की दुर्दशा देख आंसू आ गए। जब वह घर जाने लगी तो उसकी माँ उसे रोते हुए आंसुओं से विदा कर रही थी, जो वह देख भी नहीं पा रही थी। जैसे नीलिमा दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उसकी भाभी के भुनभुनाने की आवाज आई, मेहमान है, मेहमान ही बनकर रहें, हमारे घर ज्यादा
दखल देने की जरूरत नहीं है, और दरवाजा झट से बंद कर दिया। अपमान का कड़वा घूंट पीकर नीलिमा डबडबाई आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। तभी उसका भाई दौड़ते हुए आया और बोला, दीदी, मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ देता हूँ। दिल्ली से गुड़गांव के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर नीलिमा बोली, भाई बुरा मत मानना, एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या उस वक्त तुम घर पर थे? नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? दीपक ने कहा। क्योंकि मुझे नहीं लगता यह भयंकर चोट गिरने से लगी है, लेकिन मुझे माँ ने बताया था कि वह गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है, और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी का व्यवहार तो कैसा है, यह किसी से छुपा नहीं है। नीलिमा की बात सुनकर दीपक झुंझलाते हुए बोला, दीदी, अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। कितने दिन पुलिस थाने के चक्कर काटे। कंचन ने झूठा दहेज का आरोप लगाकर क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। मैं उस बातों को याद करके आज भी कांप उठता हूँ, लेकिन अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बातें सुनकर नीलिमा ने चुप्पी साध ली। उधर कंचन अपनी सास कमला जी के कमरे में आई और बाजू पकड़कर जोर से झकझोर दिया। दर्द के कारण वह चिढ़ती रही, पर कंचन ने उनका बाजू नहीं छोड़ा। कंचन ने कहा, री बुढ़िया, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? कंचन ने गुर्राते हुए कहा। तो कमला जी की रूह कांप उठी। आंखें बड़ी करती हुई कंचन बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के झूठे केस में तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि 7 जन्म लग जाएंगे पर छूट नहीं पाओगी। कमला जी सहमी आवाज में बोली, बहू, मैंने तो कुछ नहीं बताया, और मुंह खोलने का सोचना भी मत। और क्या कब से आराम से पड़ी है? घर की साफ सफाइया झाड़ू बर्तन कौन करेगा? बीमारी का ढोंग बंद करो और सफाई शुरू करो। आऊं क्या गरम गरम चिमटा लेकर? कमला जी डरते हुए बोली, और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल दीपक और कंचन का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई साथ की थी। दीपक और कंचन में गहरा प्रेम था। कमला जी को भी एक नजर में कंचन पसंद आ गई, लेकिन जब उन्होंने कंचन के घर वालों की जानकारी निकलवाई तो पता चला कि कंचन और उसके घर वाले अच्छे लोग नहीं हैं। कमला जी ने शादी का विरोध किया, पर दीपक नहीं माना और मंदिर में जाकर शादी कर कंचन को घर ले आया। पर वह अपनी माँ को बहुत सम्मान करता था। वह कहता था कि माँ, बहू के आने से तुम्हें आराम होगा। लेकिन कंचन को ना तो घर का काम करना पसंद था और न ही घर में रहना। कुछ समय तक अच्छे चाल ढाल से सबका दिल जीतती रही, पर धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब भी दीपक काम के सिलसिले में बाहर जाता, वह पार्टियों में जाती, फिजूल खर्च करती। उसकी आदत बन गई थी। घर में रहती तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। कमला जी का बहू के आने से काम खत्म नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। देर तक घर में बाहर रहती। कमला जी ने जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश की तो कंचन उल्टा उन पर बरस पड़ी। कमला जी ने अपने बेटे को तंग आकर सब बातें बता दी तो दीपक ने क्रोध में आकर 2-4 तमाचा कंचन के गाल पर लगा दिया। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई। छोटी सी बात यहाँ तक पहुंच गई कि दीपक और उसकी बूढ़ी माँ को सबक सिखाने के लिए दहेज का झूठा आरोप लगाकर हवालात भेज दिया। कंचन के पापा पुलिस में थे, बस फिर क्या था। घरेलू हिंसा और मारपीट के आरोप में पुलिस ने उनको धर दबोचा। पैसा पानी की तरह दीपक ने बहाया, फिर भी मामला नहीं सटा। तो बाद में आपसी रजामंदी से ही मामला रफा दफा किया गया। उसके बाद तो कंचन का उस घर में एक छत्र राज हो गया, और कमला जी अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर ऐसी डरी कि उसके द्वारा किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब न दे पाती थी।
न ही किसी के सामने अपना मुंह खोलती थी। अपनी बहन नीलिमा को उसके घर छोड़ने के बाद जब दीपक शाम को घर पहुंचा तो उस समय कंचन बाहर थी। वह माँ के कमरे में गया और अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रह कर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। उसने माँ से कहा, आपने दवा खाया? नहीं बेटा। रुक माँ, मैं देता हूँ। दीपक ने अलमारी खोलकर माँ का दवा निकाल कर उनको दिया। तभी उसकी नजर उसमें रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। दरअसल कमला जी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। दीपक को भी पता था कि माँ डायरी में कुछ लिखती है, पर क्या लिखा करती थी यह नहीं पता था। दीपक ने वह डायरी खोलकर पढ़ा तो पहले पन्ने पर लिखा था, ससुराल में मेरा पहला कदम। अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी-मट्टी यादों के बारे में पढ़कर मुस्कुराने लगा। फिर नीलिमा और दीपक के बचपन की लड़ाई का जिक्र पढ़कर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे लाडले दीपक ने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन उसके आगे जब वह पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू डायरी के पन्ने पर जा गिरे। आगे आने वाले पन्नों पर कमला जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर अत्याचार का उल्लेख किया था, जिसे दीपक पढ़ भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर कांपने लगा। आज बहू ने बेलने से पीटा, आज बर्तन मांजने की हिम्मत नहीं थी, तो बहू ने गरम-गरम प्रेस से मेरे बाजू को जला दिया, मेरे मुंह पर गरम चाय फेंक दिया, अपने बड़े-बड़े नाखूनों से मुझे नोचा। भगवान मुझे बचाओ इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। दीपक यह सब पढ़कर चकित रह गया और अपने कमरे में जाकर डायरी को सीने से ऐसा लगाया जैसे वो अपनी माँ से लिपटा हो। चोट लगा था, माँ के सीने पर छटपटा दीपक रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण कितने अत्याचार सहे हैं, यह सोच सोच कर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस के काम के सिलसिले में 5-5 दिन शहर से बाहर रहता था कि मुझे भनक भी न पड़ी कि वह औरत जालिम होती जा रही है और बूढ़ों पर हाथ उठाने लगी है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। कंचन के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और अपने आंसू साफ करके अपने को सामान्य किया। उसका दिल किया कि उसका गला घोट कर यहाँ से फेंक दूं, पर उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन दीपक छुपते छुपाते दीदी को अपनी बीबी का सारा चिट्ठा खोल दिया। रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। यह सब सुनकर नीलिमा फोन में ही सिसक सिसक कर रोने लगी। वह अपने को संभाल नहीं पाई और चक्कर खाकर धम से जमीन पर जा गिरी। नीलिमा का 17 वर्षीय बेटा राहुल दौड़ते हुए आया और पूछा, माँ क्या हुआ? नीलिमा ने संभलते हुए कमला जी यानी उसकी नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपनी बेटी को बताया कि कैसे नानी मामी के चंगुल में बुरी तरह फंसी है। यह सुनकर राहुल भी हैरान था। फिर बोला, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन बेटा तुझे तो पता है मामी के पिता पुलिस में है। इसी पावर के बल पर वह इतना उछलती है, बिना किसी पुख्ता सबूत के कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी वह नानी मामा को हवालात भेज चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिलेगा, बस जैसा मैं कहता हूँ करती जाओ। नीलिमा ने अपने भाई को फोन करके राहुल का सारा प्लान समझा दिया। 3 दिन बाद राहुल को लेकर नीलिमा पूरी तैयारी के साथ सूटकेस लिए अपने मायके पहुंची। नीलिमा को फिर से वहां देखकर कंचन चौंक गई। उसने कहा, क्यों दीदी, अभी तो 2 दिन पहले यहाँ आई थी, फिर आ धमकी। माँ की याद में ज्यादा तड़प रही हो तो ले जाइए, उन्हें अपने घर ही रख लीजिए। भाभी, राहुल का बड़ा मन था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना तो हक बनता है ना। हाँ, क्यों नहीं, मुंह बनाते हुए कंचन बोली। जब दीपक घर आया तो अपनी पत्नी कंचन से बोला, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है, सोच रहा हूँ मैं कहीं तुम्हें घुमा दूँ। सारा दिन माँ का सेवा करती रहती हो, वैसे भी दीदी खाली बैठी रहेंगी और माँ का ख्याल रख लेंगी। क्या कहना है तुम्हारा? यह सुनते ही कंचन खुशी से झूम उठी और बोली, नेकी और पूछ पूछ, जरूर घूमने चलेंगे। जैसे वह दोनों घर से निकले, राहुल ने अपना
सूटकेस खोला, सारा सीसीटीवी कैमरा हर कमरे में फिट करने लगा। वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक होशियार विद्यार्थी था। नीलिमा डरते हुए बोली, बेटा, मामी बहुत चालाक है, उसे यह सब छुपाना आसान नहीं होगा। अगर थोड़ा भी शक हुआ तो ऐसा बवाल मचाएगी कि हमारे सारे पूर्वज तक कांप जाएंगे। राहुल बोला, आप मत घबराओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, किसी को भी पता नहीं लगेगा। माँ, यह वायरलेस कैमरा है, देखो ना, आपके नाखून से भी छोटा है, तो आप बेफिक्र रहिए। इसके डिवाइस को भी ऐसे जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी। घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। मैंने सब अच्छे से सेट कर दिया है। नानी जी के कमरे में चारों तरफ कैमरा लगा दिया है। कमला जी इशारा प्रश्नवाचक निगाह से देखती जा रही थी। तभी राहुल ने कहा, नानी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामी की सारी करतूत कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर नानी जी, आप यह बात किसी को मत बताना। ठीक है बेटा। पर नीलिमा अंदर ही अंदर घबराई थी। माँ, अगर तुम भूल से भी बता दोगी तो कयामत आ जाएगी। रात को दीपक अपनी पत्नी कंचन के साथ बाहर ही खाना खाकर घर लौटा। इधर नीलिमा ने माँ को खाना खिला दिया। आज बरसों बाद कमला जी को सुकून से अच्छा खाना खाने को मिला था। कंचन के सोने के बाद दीपक उठा और राहुल से धीरे से पूछा, इंतजाम सब कर दिया है भांजे? हाँ मामा जी, सब अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ हो तुरंत पुलिस को फोन कर देना। दूसरे दिन नीलिमा राहुल के साथ अपने घर वापस चली गई। कंचन ने दीपक से कहा, आखिर आप लोगों का क्या चल रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों आ टपकती है? दीपक ने कहा, यह उसका भी घर है, उसकी मर्जी, वह चाहे जितना दिन भी रहे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा कहते हुए दीपक अपने कमरे में चला गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। चिल्लाते हुए उसने कंचन से पूछा, 3-4 दिन पहले मैंने यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे, क्या तुमने उठाए हैं? कंचन ने कहा, वह सब मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कपड़ों में खर्च कर दिए। सारे पैसे खर्च हो गए। अरे, वह पैसे मेरे नहीं थे, कंपनी के थे। आज ही मुझे डीलर्स को वापस देना था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को शॉपिंग में क्यों उड़ाया? दीपक गुस्से में बड़बड़ाया तो कंचन गुस्से में बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च करूं? वह 2 लाख रुपए थे, थोड़े पैसे नहीं थे। कंचन को झकझोरते हुए दीपक गुस्से से लाल पीला हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर कमला जी बेटे बहू की लड़ाई से चिंतित हो रही थी, कहीं उनकी भी सामत ना आ जाए। थोड़ी देर में कंचन कमला जी के कमरे में आई। बोली, ए बुढ़िया सुन, अब तेरी बेटी गई, बहुत हो गया आराम, अब उठ, काम पर वापस लग जा, तभी कुछ खाने को मिलेगा। कमला जी डरती हुई बोली, बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, खांसी आ रही है, धूल मिट्टी का काम नहीं हो पाएगा। इतना सुनते ही कंचन का माथा तो पहले से ही दीपक के झगड़े से गर्म था। सारा गुस्सा उसने सासू माँ पर उतारना शुरू कर दिया। उन्हें बालों से खींचते हुए जमीन पर पटक दिया। बुढ़िया, तुझसे काम नहीं होता है? उन्हें जूतों से मारने लगी। फिर से प्रेस गरम करने लगी तो प्रेस को देखकर कमला जी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी चीख सुनकर कंचन बौखला कर बोली, यह रोज रोज का झंझट ही खत्म कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए रस्सी ले आई और उनके गले में लपेटने लगी। तभी कमला जी आखिरकार वह गलती कर बैठी जिसका अंदेशा नीलिमा को पहले से ही हो गया था, और चीखते हुए कहने लगी, हाँ, रोज रोज का झंझट तो खत्म ही हो जाएगा। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरी सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले। कंचन बोली, क्या कहा, कैमरा? कमला जी ने सामने रख के अलमारी पर पड़ी डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर कंचन घबरा गई। फिर बोली, ओह, यह सब तेरी बेटी करने आई थी मायके, पर उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और घर पर बुलाया। कंचन और उसके सब इंस्पेक्टर पिता ने सारी डिवाइस और उसके तार निकाल कर चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे,
लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही दीपक के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है। वहाँ एक कैमरा अभी भी है जो पूरी तरह से काम कर रहा है। इसकी जानकारी कमला जी को भी नहीं थी। दीपक और नीलिमा ने सारी फुटेज पत्रकार को सौंप दिए। लोकल न्यूज वालों ने यूट्यूब पर सारी की सारी घटना लाइव प्रसारण कर दी, क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था। अब मामला एसपी साहब तक पहुंच गया। यह दोनों बाप बेटी कमला जी को रस्सी से बांधकर लटकाने ही जा रहे थे कि घटनास्थल पर एसपी साहब की टीम, लोकल न्यूज रिपोर्टर, दीपक, नीलिमा सब के सब पहुंच गए। कमला जी नीलिमा को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगी। नीलिमा माँ को बचाने के लिए दौड़ी। बेलन, प्रेस, हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। कंचन, उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, उस पिता ने भी घुटने टेक दिए। अत्याचारी बहू का यह करतूत तो सब चैनल पर प्रसारित हो गया और वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश के सभी न्यूज चैनल ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद कंचन और उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान कमला जी का भी बयान लिया गया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया गया। सभी सबूत और बयानों के आधार पर कंचन को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके पिता को पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने, साथ ही सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 11 वर्षों की सजा सुनाई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज राहुल की सूझबूझ और समझदारी से न केवल कमला जी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि दीपक को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। दोस्तों, जब किसी इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है, तो उसकी सहायता इंसान क्या, भगवान भी नहीं करता। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।